हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से कैसे समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। पहले आप क्वेश्चन से देखिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। क्वेश्चन में पूरा क्लियर है, पहले पढ़ेंगे आप तो अच्छे से क्लियर होगा। बिल्डिंग की हाइट दी है 75 मीटर। आफ्टर एक कार खड़ी है जो बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे गिवन नहीं है चीज। बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे गिवन नहीं है, केवल बिल्डिंग की हाइट दिया होगा 75 मीटर, ओके। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ऊपर से देखने वाला जो एंगल बनना है वो दिया हुआ 30 डिग्री। क्लियर है। पहली चीज, बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ 75 मीटर और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो वही होगा 30 डिग्री, वो 30 अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं, बट नाम का बस फर्क है। दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 30 डिग्री दिया हुआ तो एंगल 30 डिग्री ये भी होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों एंगल 30 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो एंगल बन गया 30 डिग्री, और हमारे पास बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ कितना दिया हुआ 75 मीटर। और वो कार जो खड़ी है, उस कार से बिल्डिंग की डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे एक कार खड़ी है, यही हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ कुछ नहीं करना है। देखो, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास गिवन इसका हाइट है। मींस हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है और जो निकालना है। जो निकालना है उसको हम मान लेंगे एक्स। हमें पास कार की डिस्टेंस निकालना है, उसको एक्स जो कि क्या है, बेस है। और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो मीन्स ऊपर वाले क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे लिख लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लिखो या जिसको जिसमें कंफर्ट हो वो लिखो। और नीचे क्या है, बेस। बेस, इन्हीं दोनों चीजें की बात हो रही है तो वही दोनों चीजें लिख लेना एकदम बिल्कुल क्लियर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख लेना है tan थीटा। कुछ नहीं, इतना क्लियर है, इतना तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। tan थीटा कितना दिया होगा, tan 30 डिग्री। तो वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे, tan 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमें कितना दिया, 75 मीटर, जो कि हमें फिर निकाल दिया हुआ गिवन है। और हमें बेस निकालना है, जिसको निकालना है उसी को एक्स मान लेना है। कुछ नहीं करना, जिसको निकालना है उसी को हमें एक्स मान लेना है। तो जिसको निकालना है उसको मान लिया एक्स, ओके। बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 1/√3। वहां से देख लो टेबल से। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। अगर हटाओ 75/x, बाकी चीजों को ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे। x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x बन जाएगा x। और √3 का 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू 75। तो आप तो डायरेक्ट यहीं पे इसका आंसर हो जाता है आपका। कार, बिल्डिंग से कार कितनी डिस्टेंस पे खड़ी है, यही आपका डिस्टेंस है, यही आपका आंसर हो जाता है। बाकी अगर वैल्यूज को पुट करना, सपोज दैट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है रहता है, तो वैल्यूज 1.7 पॉइंट में दिया हुआ तो वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बाकी आपका फाइनली लिख सकते हो, फाइनली फाइनली डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम फ्रॉम बिल्डिंग, FORM फ्रॉम बिल्डिंग इज, जो भी आपका आंसर आएगा उसको लिखना है, ये जरूर लिखना है। इससे लिखने से काफी बोर्ड पे काफी अच्छा इंप्रेशन बनता है। फाइनली या फिर 10 करके, या फिर मतलब लास्ट में आंसर जरूर लिखना होता है। पता है सारी चीजें तो सही होती हैं, आंसर अगर आप नहीं लिखते हो तो थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होता। एग्जामिनर को चेक करते समय डायरेक्ट आंसर अगर देखता है तो ज्यादा फील आता है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास √3 × 75 मीटर। आंसर मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस आपको यूनिट दिया होगा उसको लिख देना। तो इस तरह से आपको हम देखें कितना इजी सवाल है, कितना इजी तरीके से हम स्टार्ट किए हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस पे मैंने बात किया और बहुत इजी तरीके से, फोटोज के तरीके से, जिस तरीके से समझा पाया हूं मैं समझा इस चैनल पे। और आपको इस वीडियो में आपको पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है, 2022 लेटेस्ट पैटर्न पे, 2022, 2010, 2023, 2024 में जो आएंगे उनकी भी बात किया हूं मैं। तो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कराया हूं मैं। और हर एक क्वेश्चन एक अपना इंपॉर्टेंट रोल करेंगे इसमें, तो आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग इस पैटर्न में, जैसे कि पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में फास्ट फॉरवर्ड में देखे, हम लोग बहुत जल्दी देखे हैं और उस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम देखो यहाँ पे ये नहीं बात करने वाले हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए और आपका काम खत्म, आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म, नहीं। हम एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे
उसका हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक कारण को एक्सप्लेन करेंगे। क्या कारण हो सकता है? अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो हमें समझना कैसे है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लेते हैं मैं यहाँ पे क्वेश्चन कोई तो आपको बता दिया, सपोज़ दैट कोई भी क्वेश्चन बता दिया, तो आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप उसकी प्रैक्टिस यही करोगे, बाद में उस सवाल को लगा लोगे, रट के चले जाओगे एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो काफ़ी अलग आता है। तो मैं उस चीज़ को समझाऊँगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन्स लिए हूँ, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही, प्लस उन क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन से मैं आपको ऐसी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आए वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो आपके क्वेश्चन में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, उसको मैं मुझे लैपटॉप में देखना पड़ेगा अपने, तो उसमें देख के मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक-एक करके, फिर उसको उसको समझते हैं अच्छे से। तो आपके क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ो पहले अच्छे से। ठीक है? तो क्वेश्चन में कह रहा है एक लेडर है सेट अगेंस्ट ए वॉल एट एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। एक सीढ़ी रखा हुआ है, सीढ़ी कोई भी रखा हुआ जा सकता है। जैसे यहाँ पे सीढ़ी रखा हुआ है, तो ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। दिख रहा है ना? ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है? ग्राउंड से इतना समझना, ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल बना रहा है मीन्स एंगल ऑफ इलिवेशन है। और देखो, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे, किसी ने सीढ़ी को ऐसे नीचे से खींच रहा है, कोई ऐसे सीढ़ी से नीचे खींच दिया, तो सिंपल सी बात है, अगर 45 डिग्री है तो एंगल कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, नीचे खींचोगे तब, और उसकी हाइट कुछ गिर जाएगी सीढ़ी। तो कोई नीचे से ऐसे सीढ़ी खींच रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, और 4 मीटर तक खींचा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना ही उसका सॉल्यूशन होता है। अगर समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा। तो 4 मीटर तक ऐसे खींचा, ठीक है, सीढ़ी थोड़ी सी गिर गई नीचे से, उसकी हाइट गिर गई, और यहाँ से थोड़ा सा आपका गैप आ गया, एंगल भी छोटा हो जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है इतना बात? ओके, आगे देखो, इट्स टॉप स्लाइड्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और जो ऊपर से टॉप का जो ऊपर है 3 मीटर स्लाइड कर जा रहा है। नीचे का 4 मीटर कोई खींचा तो ऊपर का 3 मीटर स्लाइड कर जा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो आगे, डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब जो एंगल बना रहा हमारा वो बन रहा है 30 डिग्री, पहले 45 डिग्री एंगल था, अब जब सीढ़ी नीचे गिर गया तो अब बन रहा है 30 डिग्री एंगल। उसके बाद फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लेडर। फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर, मतलब इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ लेडर मतलब फाइनल हाइट, जब सीढ़ी नीचे गिर चुकी है तब का हाइट पूछ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लेडर, और सीढ़ी का लेंथ पूछ रहा है। दो चीजें पूछ रहा है। अगर हमारे पास, मैं आपको जैसे कि बताया हूँ कि जो चीजें आपको नहीं पता है उनको पहले मान लेना है। यहाँ पे दो चीजें नहीं पता है, एक तो कितनी हाइट पे आपका वो है उसको पूछा हुआ है, और दूसरी चीज ये पूछा हुआ है आपका कि आपका जो सीढ़ी है नीचे का, बेस का कोई बात नहीं कर रहा है, बेस की लंबाई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, सीधे पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई बताइए कितनी है, ठीक है। और दूसरी चीज पूछ रहा है जो लास्ट जब खींचती है बाजू, तो वहां पे कितना बन रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। जो चीजें हमें नहीं पता उसको मान लेते हैं। तो हमें लास्ट वाला जो हाइट दिख रहा है उसको एच मान लेते हैं, और हमारे पास सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी का लेंथ जो है उसको एक्स मान लेते हैं। सीढ़ी का लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है, भले ही वो नीचे गिर गया फिर ऊपर था उतना ही रहेगा, एक्स होगा। और उसी को यहाँ पे हाइपोटेनस होगा, और वो दोनों केस में हाइपोटेनस ही रहने वाला है। बाकी बेस दोनों केस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट केस में आपका परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। तो अब इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को कैसे लगाएं, कुछ भी दिमाग में आ नहीं रहा होगा कैसे आइडिया, देखो कुछ नहीं सोचना, आप लोगों को जो मैं स्टेप बताता हूँ करना है। जिस क्या निकालना आपको, सीढ़ी का हाइट, सीढ़ी कितनी बड़ी है, सीढ़ी इसमें क्या काम कर रही है, हाइपोटेनस का। तो जिसको निकालना है उसी को हमें मान लेना है, उसी को एक्स मान लेते हैं। जिसको निकालना है, मतलब जो जो निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं। तो सीढ़ी का जो हाइट क्या होगा, एक्स होगा, मतलब सीढ़ी की जो भी लेंथ होगी उसको एक्स मान लिए। और जब सीढ़ी नीचे गिर गया है तब की हाइट आपको पूछ रहा है, तो वो भी निकालना है तो उसको भी एच मान लेते हैं। जो निकालना है उसी को मान लेना है, और बाकी स्टेप से स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करना है बताता हूँ मैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लगाना, देखो स्टेप टू स्टेप मेरे साथ एकदम देखो, ध्यान से देखो कैसे लगाएंगे, एक एक स्टेप देखना आप। और कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल इतना भी नहीं है, अगर आप एक एक स्टेप देखोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो एक एक स्टेप देखो और उसी स्टेप को हर एक क्वेश्चन के लिए फॉलो करना लगेगा, सारे सवाल लगेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, वहां पे दिख रहा है सबसे पहले कोई आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, तो दो ट्रायंगल, अब दोनों
90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो कोई एक ट्रायंगल उठा लो, कौन सा पहले उठाना चाहोगे? सोचो। 45 डिग्री वाला पहले ट्रायंगल उठाते, क्योंकि सबसे पहले वही बना था सीढ़ी के साथ, तो उसी को पहले उठाते हैं 45 डिग्री वाले एंगल को। तो 45 डिग्री आपको क्या करना है, जो एंगल हमें पता है 45 डिग्री, उसको पहले लिख लेना है। तो ये रहा आपका पास 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंगल लिख दिया हम। अब देखो हमें क्या निकालना, उस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, उस ट्रायंगल में हमें क्या नहीं पता है। हमें तो बाय द वे तो दोनों चीजें नहीं पता है, क्योंकि हमें पास वो लंबाई कितना है, हाइट कितना है, पूरी हाइट कितनी होगी, h प्लस जो 3 मीटर है, तो हमारे पास हाइट होगी h प्लस 3 अपॉन क्या परपेंडिकुलर 45 डिग्री वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, h प्लस 3। नीचे नीचे नहीं, नीचे तो बेस की बात नहीं करना है, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई पता ना, सीढ़ी की तो क्या हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस वैल्यू क्या है यहाँ पे x, और यही तो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा हमारा है, यही साइन 45 डिग्री साइन थीटा, इतना करना है। अब बाकी स्टार्टिंग में आपको लेट सीढ़ी का वो लेंथ एक्स मानना है, उसका भी कोई दिक्कत है, इतना भी शॉर्ट से स्टार्ट कर सकते, बोर्ड के एग्जाम है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है बताओ, साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, तो वैल्यू को पुट कर देना है, और h प्लस 3 अपॉन एक्स, इसको छोड़ देना, उसको लेकर थोड़ी चलोगे, वो तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है। x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x बन जाए x, इसका इससे साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई h प्लस 3, तो मल्टीप्लाई हुआ तो ब्रैकेट में s का s के साथ होता है, तो यहाँ पे जाएगा x इक्वल टू √2 इंटू h, और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 √2। समझ में आया यहाँ तक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब देखो दो चीज नहीं पता, एक्स और एच, दो चीज जब नहीं पता रहता तो दो इक्वेशन दो अननोन बनता है, घबराना नहीं, यहाँ तक छोड़ देना। अब आगे मेरे साथ स्टेप को देखो, अब दूसरा ट्रायंगल उठाओ, जो ट्रायंगल पहला ट्रायंगल ऐसे उठाना, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा। फिर अब दूसरा ट्रायंगल उठाओ, दूसरा ट्रायंगल देखो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो दूसरा ट्रायंगल, ये तो आपका हो गया पहला ट्रायंगल उठाए थे, पहला ट्रायंगल। अब हम उठा रहे हैं दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, केवल 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 एच रहेगा, और आपका हाइपोटेनस तो वही रहेगा ना, सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी का लेंथ तो वही रहेगा, एक्स ही रहेगा हाइपोटेनस। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन का होता है, तो साइन लगा देंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू बताओ क्या होता है, हाफ 1/2, इसको रख देंगे 1/2 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बन जाए एक्स 2 इंटू एच। हमारे पास एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन दो बना, दो इक्वेशन बना, दो इक्वेशन समझने वाले बच्चे यही समझ गए होंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, तुरंत सॉल्यूशन निकाल लेते होंगे जो लगाने वाले हैं। यहीं से वीडियो को आप स्किप करके आगे अगले क्वेश्चन पे डायरेक्ट जा सकते हो, और जो नहीं समझते हैं वो देखें आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2h है, यहाँ पे दो इक्वेशन दो अननोन है, किसी एक की वैल्यू उठा के हमें किसी दूसरे में पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी करने के तो कई तरीके होते हैं इसको, तो ये वाला ज्यादा इजी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू उठा के इसको पुट कर देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे पुटिंग, इसको लिख लेना आप लोग, पुटिंग x इक्वल टू 2h इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपको, पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू 2h इन इक्वेशन 1, ठीक है, x इक्वल टू 2h इन इक्वेशन 1 में पुट करने आ रहे हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2h को इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो इसको उठा के x की जगह पे रख देना है, फिर लिख देना, कितना आ जाएगा 2h इक्वल टू √2h प्लस 3 √2, बाकी सबको छाप देना है, x की वैल्यू 2h उठा के इसकी जगह डाल दिया। अब देखो, अब कमाल की बात है, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 2h, इधर प्लस है तो इधर आ जाता है, माइनस हो जाएगा √2 इंटू एच इक्वल टू 3 √2, इतना हो गया। यहाँ पे h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो 2 माइनस √2। अब सोच रहे हो क्या क्या कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, h कॉमन ले लो का, अरे भाई h की वैल्यू निकालना है तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा, उसको यही छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको लात मारना पड़ेगा राइट हैंड साइड, तभी तो वैल्यूज आते हैं। आज इसको निकालना, उसको यही छोड़ना पड़ेगा, तो इतना पार्ट क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाएगा, जल्दी हट जाएगा, h इक्वल हो जाएगा 3 √2 अपॉन 2 माइनस √2। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ तक तो आंसर हमारा सही जाना चाहिए, लेकिन सीबीएसई वाली जो चीजें हैं नहीं आंसर बताएंगे इसको, क्योंकि नीचे रूट है, नीचे रूट नहीं मानते लोग, नीचे का रूट हटाना पड़ता है, एक ही तरीका जिससे हम रूट हटा सकते हो, रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा।
तो 2 - √2 है, तो हमें 2 + √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि a+b के फॉर्मूले जब बनेगा तो a² - b² हो जाएगा, जिससे रूट इसका नीचे का हट जाएगा। ये तरीका होता है। तो यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे, तो a - b हमें a+b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर करोगे तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी तो क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो 3√2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, कितना आ जाएगा 3√2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा ना, 2 3 6 √2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। समझे, नहीं समझ में आया फिर से देख लेना, वीडियो स्किप करके फिर से देख लेना बैक करके। a - b + b क्या होगा, a² - b², तो हो जाएगा 4 -√2, कैसे होता है जी, 2 ही तो होता है, तो क्या हो गया, इसमें 6 कॉमन ले सकते हो, तो 6 कॉमन ले लिया, बचेगा √2 माइनस सॉरी +1, फाइन, 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, कैसे काट दिया, मल्टीप्लाई है तो काट सकते हैं, इतना सोचना नहीं है। h इक्वल टू आ गया 3√2 ब्रैकेट में है, याद रखना, ये हमारे पास किसका हाइट आया है, जो बचा हुआ हाइट था वो आ गया हमारे पास, h इक्वल टू 3√2 + 1। अब हमें x की वैल्यू भी तो निकालनी है, किसकी वैल्यू, x कौन सा था, सीढ़ी था, सीढ़ी की लंबाई, भाई सीढ़ी की लंबाई तो निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हमें आंसर आ गया, एच की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो तभी आंसर आ जाएगा, इसमें इसमें पुट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो हम इसमें करेंगे, एच की जो वैल्यू है इसके जगह पे रख देंगे। आज को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, उसका लिखना क्या यहाँ बताते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 2। देखो ये लिखने का थोड़ा ड्रामा है, इतना लिखना पड़ेगा आपको, इसका वैल्यू इसमें पुट करने जा रहा है, उसको लिखे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे एच की जगह पे रखने जा रहे हैं, तो बाकी सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एच की जगह पे इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं, इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 माने हैं, कंफ्यूज मत होना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 माने हुए हैं, तो ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा 3√2 + 1, ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर उल्टा है, 2 3 6, √2 + 1 इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास h की वैल्यू था, इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए हैं। x की वैल्यू क्या था, सीढ़ी की लंबाई, और h की वैल्यू फाइनली लास्ट में लिख सकते हो, फाइनली इसकी वैल्यूज लिख सकते हो, बाकी यहीं पे छोड़ सकते हो, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं भी है, आपको इसको प्रैक्टिस करोगे, एक नहीं 2 बार 3 बार वीडियोस को देख देख के इसको प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। आज जब एक बार स्टेप आ गया ना, तो अगला क्वेश्चन देख लो, आप अपने आप लगा के दिखाओगे। समझ में आ रही है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इंग्लिश को पढ़ पढ़ के इससे आपको हैबिट हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे समझ में आता है। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, जैसे इतना पढ़ते हैं तो कितना सही समझ में आ रही है आपके दिमाग में। टॉप ऑफ अ टावर विच इज 24 मीटर हाई, जो 24 मीटर बड़ा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देखने पे उस बिल्डिंग को, नीचे से उस बिल्डिंग को देखने पे कितना है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, उसी के एंगल की बात कर रहा है। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 24 मीटर, फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रॉम द टूप ऑफ फुट पैर, किसी और टावर के पैर से वो देख रहा है, मतलब कोई और टावर है, दूसरा टावर है, जिसके पैर से वो चीज, जो 24 मीटर बिल्डिंग है देखी जा रही है, किसी और टावर के पैर पे बैठ के उसको देख रहा है कोई। ठीक है, 24 मीटर हाई बिल्डिंग को कोई देख रहा है। समझ में आया तक बात। अब देखो, फुट ऑफ द टावर, अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, और एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, वहां से एंगल जो बनना है 60 डिग्री बनना है। समझ में आया, एंगल देखना, उसके पैर से देख रहे हो तो ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला इधर का एंगल लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां तक समझ में आया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, सेकेंड टावर मतलब कौन सा है, दूसरा टावर, जो मेन टावर है हमारा, जो बड़ी सी टावर है, उस सेकेंड टावर की अब बात कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। अब इस टावर के पैर से देख रहा है ऐसे, तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ये कमाल की चीज है। समझ में आया? यहां से देखने पे 30 डिग्री, वहां देखने में 60 डिग्री। इस तरह से मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया इतना। अभी तक किसी की केवल एक बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल एक हाइट दिया हुआ है। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। अब यही कमाल की बात है, यहीं पे सोचने वाली बात है। तो निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, दोनों के बीच के डिस्टेंस। यहाँ पे आ गया बेस, इस बार बेस आया है तो उसको कुछ ना कुछ अभी मानेंगे, हम एक्स मानेंगे या तो कुछ तो मानेंगे। फाइंड द डिस्टेंस, दोनों टावर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, हाइट ऑफ द अदर टावर, और दूसरे टावर की हाइट भी निकालनी। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द, इसकी बात अभी करते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और हाइट ऑफ द टावर, जो दूसरा टावर, छोटा सा जो टावर है उसका हाइट निकालना है। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, बाकी तीसरी चीज जो पूछी है उसको देखेंगे। तीन सवाल एक ही क्वेश्चन में है, तो देखो कैसे लगाएंगे। अब इनको लगाने के लिए हमारे पास किसको किसको क्या माने, देखो नीचे का जो बेस है उसको हम मान लेते हैं एक्स, कि क्यों निकालना हमें, और क्या निकालना, दूसरे का हाइट, उसको एच मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रहा है, मेरे जो स्टेप में बताया दो ट्रायंगल बन रहा है, इसको एक ट्रायंगल को पहले पकड़ो। चीजें सारे कुछ डायग्राम में मेंशन है। सबसे पहले किस ट्रायंगल को पकड़े बोला, सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में। छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है 30 डिग्री वाला, छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले लिखना क्या है, 30 डिग्री इक्वल टू, अब बताओ इसमें में बेस, बेस है इस बार आया हुआ है, नीचे का बेस नीचे लिख दो एक्स, ऊपर का हाइट एच माने उस ट्रायंगल में, तो ये लिख दिया एच। समझ में आया, कुछ भी नहीं। अब बताओ ये एच क्या है, हाइट है ना, हाइट है। तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी, और बेस मतलब बेस और क्या बेस मतलब बेस, पर न्यूमर अपन बेस किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग tan। जैसे बहुत बच्चे पूछते रहते हैं ना, सर कब tan 30 डिग्री लेंगे, कब साइन लेंगे, कब कॉस लेंगे, नहीं समझ में आता है। समझाने के लिए यही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कि सबसे पहले हम लिए h, उसके बाद लिए x। तो इससे हमें समझ में आया कि ये भाई परपेंडिकुलर भाई साहब है, ये भाई साहब बेस है। परपेंडिकुलर बेस किसका होता है, tan का होता है। इस तरह से सोचना, हमें tan लेना कि साइन लेना कि कॉस लेना है। आप कंफ्यूजन नहीं होगा, चलो आगे देखते हैं। अब tan 30 वैल्यू कितना होता है बताना, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई h√3। फिर से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बना, जैसे ही दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दूसरे ट्रायंगल से मिलेगा। तो पहला ट्रायंगल तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल, सॉरी, सेकंड जो ट्रायंगल है वो हमारा 60 डिग्री वाला ट्रायंगल है, जो बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। वहां पे देखो डायग्राम में 60 डिग्री वाला, इसकी तो हाइट दी हुई है ना, तो 60 डिग्री एंगल लिखेंगे। हाइट कितना दिया हुआ है, 24 आई थिंक हाइट दिया हुआ है। और हमारे पास इसका बेस नहीं पता, बेस कितना एक्स, देखो बेस सेम चीज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका है, tan का है, tan में tan ही लेंगे। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। 24/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 होता है, एक भगवान होता है जो हर जगह विराजमान होता है। क्या सर बोल दिया, एक भगवान होता है जो हर जगह विराजमान होता है, हर जगह होता है, बस दिखता नहीं है। तो एक्स इंटू √3, एक्स इंटू √3, 24 इंटू 1, 24। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 24/√3। ये किसकी वैल्यू आई है, क्या तो यही पे आंसर है। 24/√3 क्या है, बेस की वैल्यू, दोनों बीच की बिल्डिंग की जो डिस्टेंस निकाला था वही है। चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, एज यू विश। रेशनलाइज करते समय रूट, मेन मकसद क्या होता है रेशनलाइज में, रूट को हटाना, क्लियर कर देना हटा के। तो ये एक तरीका है, यहाँ पे ए माइनस बी प्लस बी और नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते 24√3, √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3, क्योंकि रूट हट जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 8 से 24। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8√3। ये बेस की लंबाई आ गई 8√3, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ गई हमारे पास 8। अब हमें क्या निकालना है, एच की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एच की वैल्यू निकालेंगे किस, दो इस इक्वेशन को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सा था, एक ये था, एक दूसरा इक्वेशन बना था हमारे पास, जो कि क्या था, दूसरा इक्वेशन कोई बना ही नहीं था, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से।
एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के हम रखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर एक्स की वैल्यू उठा कर जा, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे एक्स इक्वल टू कितना है 8√3 पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में वन इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की जगह पे 8√3 रखने वाला हूँ, तो रख दो 8√3 इसकी जगह पे, बाकी सबको छाप दो ऐसे ही। सॉरी सॉरी, एच की निकालना रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दे तो डिवाइड हो जाएगा, 8√3 डिवाइडेड बाय √3, एच बच जाएगा बेचारा अकेला, उससे फिर वैल्यू निकाला तो अकेला क्या हो, तो अकेला भी है, √3 कैंसिल, एच इक्वल टू कितना आ गया 8। इस तरह से हमारे पास ये क्या है, छोटे वाले भाई साहब की हाइट है, ये छोटे वाले बिल्डिंग थे, उनकी हाइट हो गई 8, और ये क्या था बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस। तो चाहो तो इस चीज को फाइनली लिखा भी जाता है, बहुत जगह लिखना बहुत अच्छी बात होती है, फाइनली डिस्टेंस बिटवीन लिखते नहीं है लोग डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग बोथ बिल्डिंग, इज, दोनों बिल्डिंग के बीच के जो डिस्टेंस है कितना 8√3, ठीक है, एंड हाइट ऑफ स्मॉल बिल्डिंग कितना हो जाएगा, स्मॉल बिल्डिंग की हाइट 8, जो भी आपका यूनिट होगा इतना लिख सकते हो, फाइनल चाहो तो इतना ही छोड़ भी सकते हो, लेकिन दो लिखना मैं तो कहूंगा बहुत प्रेफर करूंगा कि आप लिखो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम दे रहे एग्जामिनर कौन है, कैसा कॉपी चेक करेगा, कोई आइडिया नहीं है हमारे पास, वो कौन चेक करने आ रहा है, तो हमें लिखना बहुत जरूरी है इस चीज को, तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। बाकी हाँ, अब तक तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर, देखो इसी टाइप क्वेश्चन आता है, कभी पैर की बात करेगा, कभी ऊपर की बात करेगा, कभी नीचे की बात करेगा, कभी यहाँ से देखेगा, कभी वहां से देखेगा। मेरे ख्याल से इन दो क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो शायद ये अगले क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। मैं एक बार की नहीं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने की, कम से कम 3 बार 4 बार इन दोनों क्वेश्चन को लगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने जितनी पॉसिबिलिटी हो सका, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं रैंडम, जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चंस पे बात किया हूँ। अगर आप चाहो तो कमेंट में अगर बताते हो कि और भी मतलब क्वेश्चंस चाहिए इस टॉपिक में, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं उनकी बात कर सकता हूँ, मैं एक पार्ट और बना सकता हूँ। बाकी अभी तक आपको इन क्वेश्चंस को एक बार नहीं, अगर आप मॉडरेट हो और लो लेवल के हो, तो आप कोशिश करो एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार सॉल्व करो, ये हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि 3 बार 4 बार अगर एक ही क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा उस चीज का, उस क्वेश्चन का, और उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। अगर थोड़ा सा भी आपको क्वेश्चन को घुमाता है तो आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को काफी प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस यहाँ कराए हम, कोई अदर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 2 या 3 बार लगा के देखो बस। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मिस होगा तो बताना मेरे से, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, 2 या 3 बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट में जरूर हमें उन क्वेश्चंस को पिन कर सकते हो, जिससे मैं आपको उसको समझा सकता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।